नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो हम सितंबर 2023 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तक की खबरों को देख लिया था। आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, आपका आर्टिकल है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर के। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में आई थी और अभी इसके पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस जो इसका होगा उसकी रूपरेखा जो है वो जारी की गई है। उसकी ड्राफ्टिंग जो है उसको तैयार किया गया है कि भाई किस प्रकार से जो आप पॉलिसी लेकर के आए हो उसको कैसे आगे लेकर के जाया जाएगा। तो अब देखिए कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जो स्कूली शिक्षा होती है, अभी तो हम 10+2 की बात करते हैं। 10th के बाद में आप 11th-12th करते हैं, स्ट्रीम सेलेक्शन करते हैं। उसमें बात की गई है 5+3+3+4। आप कैसे भी करके इसको याद करें, 5+3² + 4 कैसे भी याद करें, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जो प्रस्ताव है स्कूली शिक्षा को लेकर के, जो करिकुलम है बच्चे के लिए, वो 5+3+3+4 का पैटर्न है। और देखिए कि इसमें जो है इन्होंने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन लॉन्च किया है, मतलब इसको जारी किया है। इसमें क्या-क्या बातें हैं, तो इसमें इतनी सारी बातें कही गई है, देख सकते हैं आप, इतने सारे पॉइंट हैं। सभी पॉइंट्स जनरल है। जो काम का पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कहा है कि कम से कम एक बच्चे को 3 भाषाएँ आनी चाहिए और 3 में से भी 2 भाषाएँ जो हैं वो भारतीय भाषा होनी चाहिए और एक कोई भी भाषा वो सीख सकता है। तो 2 तो इंडियन लैंग्वेज सीखेगा और एक कोई भी भाषा, चाहे विदेशी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई सी भी भाषा हो, वो सीख सकता है। और जो भाषा वो 3 में से 1 भाषा कम से कम ऐसी हो जिसमें उसको साहित्यिक स्तर तक का जो है वो नॉलेज हो, यानी कि लिटरेचर तक का जो है उसमें लिटरेचर के लेवल तक का उसको नॉलेज उसमें होना चाहिए। फिर देखिए कि इस बार जो है, अच्छा, ये जो पाठ्यक्रम है इसके अंदर जो परीक्षाएँ होंगी, बोर्ड की एग्ज़ाम्स जो होंगी वो 2 बार आयोजित की जाएँगी साल में, जिससे कि बच्चा जो है अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है वो बनाने में उसको पूरा अवसर दिया जा सके। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट दे रखा है कि 5+3+3+4 प्रारूप पर बल देते हुए जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका जो पाठ्यक्रम है वो किसने तैयार किया है, तो प्रोफेसर के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक संचालन समिति के द्वारा जो है एक संचालन समिति का गठन किया गया है जो इसके पाठ्यक्रम को जो है पूरा फॉर्म के रूप में जो है वो डेवलप करेगा। तो के कस्तूरीरंगन का नाम ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट पता होना चाहिए और 3 जो भारतीय भाषाएं हैं, 3 जो भाषाएं हैं उसमें बच्चों को पारंगत होना आवश्यक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इसके। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन दोनों का जो है वो विलय कर दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी बातें कही गई है वो सारी वैसे तो बहुत ही जनरल बातें हैं कि ओवरलैप क्यों किया गया है। उसका लक्ष्य ये है कि भाई प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको हम सही कर लेंगे, उसके अलावा जो वित्त पोषण है उसको तर्कसंगत बनाया जाएगा। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ भी काम का यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो न्यूज़ फैक्ट है ये देखिए कि बाघों की आबादी और उसका जो आवास क्षेत्र है, जो उसका हैबिटाट है, उसको संरक्षित या कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। कब? 1973 में। तो ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 का है और प्रोजेक्ट एलिफेंट उसके बाद का है, यानी कि 1992 का है। और अब इन दोनों को जो है मर्ज करके एक सेम डिपार्टमेंट के अंतर्गत लाया जाएगा। बस इतनी बात आपको इसके अंदर पता रखनी है। फिर देखिए, जो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, BRO है, उसने विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। तो इससे पहले क्या विश्व की सबसे ऊंची सड़क नहीं थी क्या? तो थी, भारत के अंदर ही थी, लेकिन अब जो है उससे भी जो है एक लेवल आगे है। तो लद्दाख के जो देमचोक सेक्टर है वहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है जिसका नाम है लिक्रू मिगला फुकचे। ठीक है, तो ये मिगला से आप नाम ध्यान रख सकते हैं। मिगला जो है वो लद्दाख में है और ये सबसे ऊंची रणनीतिक सड़क जो है वो बनाई गई है। ये 19,000 फीट ऊंचाई के ऊपर जो है बनाई गई है। और देखिए इसको नागरिक उपयोग के लिए और जो फाइटर जेट बेस है उस सभी के उपयोग के लिए जो है इसको यूज़ किया जाएगा, यानी कि सैन्य उपयोग भी है और नागरिक उपयोग भी है इसका। ये चाइना की जो हमारा LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उससे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और इससे पहले आप देखिए कि इस सड़क के निर्माण की जो महिला इकाई ने इसका स्टार्ट किया है और जो कर्नल पोनुंग डोमिंग है जो है उनके नेतृत्व में इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। अब देखिए BRO द्वारा जो है इससे पहले जो है उमिंगला जो है ये विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई थी और अभी जो है इसकी जगह, तो अभी जो है इसकी जगह किसने ले ली है, तो मिगला ने ले ली है। तो पहले ये कौन सी हुआ करती थी, तो पहले भी लद्दाख के अंदर ही उमलिंगला जो सड़क थी वो सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क थी जिसकी ऊंचाई देखिए 19,024 फीट थी। और अब जो है
ये 19,400 फीट ऊंचाई पर जो है मिगला नाम की जो सड़क है वो इसने इसकी जगह ले ली है। अब देखिए बीआरओ ने वर्ष 2012 में 19,024 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में उमिंगला में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया था। ये गिनीज बुक जो ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके अंदर भी इसका नाम सम्मिलित था। अब इतने तो चलिए रामायण छोड़िए, आप सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी जो सड़क है वो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, तो लद्दाख की है। इसका नाम क्या है? मिगला करके नाम है। तो प्रीलिम्स में पूरा नाम तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं, तो आप मिगला करके ध्यान रखिएगा। उमिंगला की जगह अब कौन सी हो गई है? मिगला जो है वो सड़क हो गई है। फिर देखिए नेक्स्ट है नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022। इसमें इंदौर जो है वो शीर्ष पर है। तो हमारा जो केंद्रीय आवास मंत्रालय है, शहरी कार्य मंत्रालय जो है, उसने अभी इंडियाज स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट में जो है राज्यों को और शहरों को नामांकित किया था। तो इसके अंदर इंदौर जो है, आपको पता है इंदौर तो सब चीज़ों में जो है स्मार्ट सिटी के मामले में सबसे आगे रहता है। तो मध्य प्रदेश की जो इंदौर सिटी है इस बार भी शीर्ष रही है। और अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी जीता है। तमिलनाडु इसमें दूसरे स्थान पर है। हमारे लिए काम की बात है कि राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ में संयुक्त रूप से इसमें तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 को लॉन्च किया गया था, ये भी हमको पता है, जिसमें कि कुछ सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पर के हर तरीके की जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में कौन सा शहर शीर्ष पर है? इंदौर है। राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। राजस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ में तीसरे स्थान पर राजस्थान आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो वो है हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, और इसके अंदर भी इंदौर शीर्ष पर आता है। तो आपने सीपीसीबी का नाम सुना होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके द्वारा एक रैंकिंग निकाली जाती है जिसका नाम है क्लीनलीनेस एयर सर्वे, यानी स्वच्छता वायु सर्वेक्षण। कौन सी, कहाँ की हवा जो है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इसमें रैंक पाने वाले हैं वो है इंदौर। सेकंड नंबर पे आता है आगरा, फिर थाने, फिर श्रीनगर और फिर भोपाल। तो इसमें सबका नाम ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इंदौर का नाम आप जो है यहाँ पर ध्यान रखें। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने लॉन्च की अमृत भारत स्टेशन योजना। तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है कि जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, कुछ सेलेक्टेड रेलवे स्टेशन है जहाँ पर इन्होंने 508 रेलवे स्टेशन को देखिए सेलेक्ट किया है। यहाँ जो स्टेशन है इनका पुनर्विकास किया जाएगा, यानी कि उसका जो स्टेशन है उसको थोड़ा सा अच्छा बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, वहाँ की हेरिटेज जो है वहाँ पर शो की जाएगी। तो अब देखिए कौन कौन से राज्यों से कितने कितने स्टेशंस को लिया गया है। तो इसमें देखिए राजस्थान के 55 जो स्टेशन हैं उनको यहाँ पर लिया गया है। तो अमृत स्टेशन में क्या करेंगे कि भारत की सांस्कृतिक और स्थानीय विरासत की झलक प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि जयपुर रेलवे स्टेशनों पर राजस्थान का हवा महल और आमेर किले जो है उसको वहाँ पर दिखाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में वहाँ का रघुनाथ मंदिर जो है उसको दिखाया जाएगा। ऐसे करके जो है रेलवे स्टेशन को वापस से डेवलप किया जाएगा। फिर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, न्यूज़ ऑफ द डे मान लीजिए, कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है उसको जो है वो मंजूरी दी गई है। 16 अगस्त 2023 को जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है उसने इस योजना को मंजूरी दी है। ये 5 वर्ष तक इस योजना को चलाया जाएगा, यानी कि अभी 2023-24 चल रहा है, तो 2027-28 तक इस योजना को चलाया जाएगा। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथ और औजारों से काम करने वाले कारीगरों या वह शिल्पकारों का पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने पारंपरिक धंधे को कर रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए सरकार उनको कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित करेगी। अब देखिए इसमें पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें कि योजना के प्रावधान होंगे कि योजना के तहत जो कारीगर हैं या शिल्पकार हैं उनको पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से जो है वो मान्यता दी जाएगी, यानी कि उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि भाई आप इस योजना के अंतर्गत हो। इसमें 5% की रियायत ब्याज दर के साथ 1 लाख पहली किश्त और 2 लाख दूसरी किश्त तक का जो ऋण है वो भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर और क्या है, इसके अलावा यहाँ पर जो है इस योजना के तहत बाद में कौशल उन्नयन और टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। तो आई थिंक फर्स्ट वाला जो वीडियो मैंने बताया था आपको, तो वहाँ मैंने 5,000 रुपये आपको इसके अंदर जो है वो बताए थे कि भाई ये इतनी जो है औजार खरीदने के लिए राशि दी जाएगी। तो आई थिंक ये वाला जो है वो ये फैक्ट इसके अंदर अभी नहीं दिया हुआ है, या शायद मैंने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा था तो मुझे ध्यान रह गया। अच्छा, तो एक चीज़ और मेरे जो है थोड़ा मिस्टेकन हो गया था कि मैंने आपको बताया था कि जो 2008 में जो चंद्रयान वाला जो पॉइंट था उसका नाम है तिरंगा, जबकि उसका तिरंगा नाम नहीं था। वो आई थिंक जो है वो जवाहर पॉइंट है।
नहीं, वो एकदम ठीक था। चलो, मैंने अभी वापस से कन्फर्म किया कि मैंने शायद कुछ गलत कह दिया उसमें। सही बताया मैंने उसको कि जो पहला अभी जो चंद्रयान 3 का जो टच पॉइंट है उसका नाम शिव शक्ति है। मतलब चंद्रमा के जिस सतह पर जो लैंडर लैंड हुआ है, तो उस टच पॉइंट को नाम दिया गया है शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 जो था, जो कि 2008 में आया था, तो उसका जो टच पॉइंट था उसको नाम दिया गया है तिरंगा। तो ये जो है वो पॉइंट यहाँ पर ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है हमारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से रिलेटेड। इसने जो है रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध किया है। किससे रिलेटेड है ये? तो ये जो है एचएसएल के द्वारा जो है ये फ्लीट सपोर्ट शिप्स है, उससे रिलेटेड है। हालांकि इसमें अब कुछ भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, तो आप भले ही इसको छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। तो देखिए, ये काफ़ी चर्चा में रहा था और मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको पता है कि जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, तो वो एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा रखता है आर्टिकल 239 के तहत। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 जो हुआ करता था, उसमें अभी 2023 के अंदर संशोधन किया गया है। इसके प्रावधानों में मुख्य बात यह है कि जो एलजी होगा वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसको राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा जो प्राधिकरण है, उसके द्वारा अनुशंसित मामलों और दिल्ली विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने सहित कई मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग करने का ये अधिकार देता है। और आपको पता है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है। तो जब उसको सिविल सर्विसेज का पूरी अथॉरिटी दे दी गई, विधानसभा को भंग करने की और स्थगित करने की, वापस बुलाने की शक्ति, विवेकीय शक्ति उसको दे दी गई, तो यानी कि सारे पावर्स एलजी के पास चले गए। तो एलजी के पास जब पावर चले जाएंगे, तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर का रोल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसीलिए इसका विरोध काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। बाकी इस पे प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता है। अब देखिए, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और केंद्र सरकार इस संबंध में इसी साल जो है वो अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके, जो है ये अधिनियम उन्होंने जो है वो लेकर के आए हैं। तो इस पे जो है बहस अभी तो है जारी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है हमारा स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे को लेकर के। याद रखिएगा, इस बार हमने 77th वाला जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। और प्रधानमंत्री जी 10 बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर चुके हैं। अब क्या क्या बात यहाँ पर की गई है? सबसे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री ने कोरोना के बाद बन रहे ग्लोबल ऑर्डर, जो नया जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस बन रही है, इक्वेशंस विश्व में फैल रही है, उसको ग्लोबल साउथ के बतौर जो है वो पेश किया है। आप G20 में भी देखेंगे कि बार-बार प्रधानमंत्री सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे या एशिया की बात नहीं कर रहे, वो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है? और फिर देखिए, दूसरी बात उन्होंने जो है भारत की भूमिका विश्वामित्र से की है। नाई और सुनारों के उत्थान के लिए विश्वकर्मा योजना, अभी हमने पढ़ी विश्वकर्मा योजना, कि जो भी शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनकी जो पारंपरिक जो विद्या है उसको जो है कंज़र्व करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा योजना जो है उसको लॉन्च किया है। और फिर देखिए कि विश्व के सबसे तेज़ गति के से 5G रोल आउट करने वाला देश भी भारत बना है। वाइब्रेंट विलेजेस पर भी प्रकाश डाला है। वाइब्रेंट विलेज के बारे में आपको याद है, हमने पढ़ा था कि जो भी भारत के जो है बॉर्डर एरिया पे जितने भी गांव हैं या जितने भी जगह हैं, वहाँ पर इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। भाई, किस प्रकार से वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, किस प्रकार से बॉर्डर पर रह रहे जो लोग हैं उनको जो है सहूलियत प्रदान की जा सकती है, सरकारी जो इंटरफेरेंस है उसको बढ़ा करके वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो किया जा सकता है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जिसमें महिलाएं अधिकतर होती हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या जिनको स्वयं सहायता समूह कहते हैं, उनको जो है 2 करोड़ लखपति दीदी या समृद्ध बहनें बनाने की आकांक्षा जो है यहाँ पर जताई गई है। यानी कि हम एस्पायर करते हैं कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो है 2 करोड़ लखपति दीदी जो है वो बनाने की यहाँ पर बात की गई है। फिर देखिए, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की जो है एक लक्ष्य जो है भारत ने रखा है। और देश में 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य भी जो है वो प्रधानमंत्री जी ने जो है रखा है। तो यही जो है पूरी डिक्लेरेशंस थी जो है लाल किले से। और देखिए, इसमें क्या है कि स्वतंत्रता दिवस की जो ये थीम थी, तो इसमें थीम के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा कि थीम का जो है वो राष्ट्र पहले और हमेशा पहले, ये इस बार की थीम थी हमारे। और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है जो एग्ज़ाम में आ सकती है। हाँ, तो इसमें 50 पीएम किसान लाभार्थियों के अन्य सिमों को, ये ठीक है। और 2021 में शुरू हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन भी जो है वो इस बार इसमें किया गया। और यह पहल भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। तो आज़ादी का जो 75वां जो साल है उसको भी हमने सेलिब्रेट किया है और समापन भी उसका यहाँ पर किया गया है।
तो ये सारी बातें थी स्वतंत्रता दिवस को लेकर के। तो विश्वकर्मा योजना है, लखपति दीदी योजना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जन औषधि केंद्र स्थापित करेंगे और ग्लोबल साउथ की बात की गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कहाँ किससे रिलेटेड, स्वतंत्रता दिवस से। 77वां स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर जोड़ी का अनावरण किया गया है। तो देखिए आईसीसी का जो विश्व कप है इस बार जो है वो भारत में होने वाला है। तो ये अंडर-19 विश्व कप है और इसमें जो है जो शुभंकर है वो कौन है वो देख लेते हैं। तो शुभंकर जो है इसमें क्रिकेट ओवर्स नामक सुदूर क्रिकेट यूटोपिया से उत्पन्न महिला शुभंकर अलग लक्षणों का प्रतिनिधित्व समानता का है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो शुभंकर है वो है क्रिकेट ओवर्स, ठीक है, और भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता जो है वो निलंबित कर दी गई है। तो क्योंकि इन्होंने जो है वो इसमें इलेक्शंस नहीं कराए थे, चुनाव नहीं करवाए थे, तो इसीलिए जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है उसने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता जो है उसको यहाँ पर निलंबित किया है। फिर देखते हैं नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट में क्या है। नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट के अंदर सबसे पहला है टेली लॉ 2.0। तो इसमें क्या होगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रौद्योगिकी उपयोग के जरिए आम नागरिकों को मुकदमे से पूर्व परामर्श के 50 लाख तक पहुंचाने की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए जो है वो किया गया है। तो ये भी खैर इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर है नहीं। और ये कौन है, दीदी प्रकाशमणि। हाँ, दीदी प्रकाशमणि कौन है, तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्म कुमारी की जो पूर्व प्रमुख थी, जिनका नाम है दादी प्रकाशमणि, उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जो है वो जारी यहाँ पर किया है। और फिर देखिए CSIR प्राइम ET11, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे देश का स्वदेशी पहला ट्रैक्टर है जिसे केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। देश का पहला ये स्वदेशी ट्रैक्टर है जिसका नाम क्या है, CSIR प्राइमा ET11। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसा नाम देकर के पूछ ले कि हाल ही में चर्चा में रहा जो CSIR प्राइमा ET11 है ये क्या है। तो ये स्वदेशी ट्रैक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वन लाइनर में चलते हैं। तो G20 की जो बैठक है अभी, उसके अंदर B20 की अभी एक बैठक आयोजित की गई। ये कहाँ पर आयोजित हुई है, तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। फिर देखिए केंद्र सरकार द्वारा आधार के जो नियम हैं उनमें संशोधन के बाद नई व्यवस्था के तहत अब आधार धारकों को कितने वर्ष बाद अपने आधार कार्ड का नवीनीकरण या रिन्यूअल करना है, तो 10 वर्ष के बाद जो है वो रिन्यू करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि जो गांधीनगर गुजरात है वहाँ पर 17 से 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित परंपरागत औषधि पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए किस अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत का नरेंद्र मोदी ने तुलसी भाई नाम का प्रयोग कर स्वागत किया है। तो इन्होंने डॉक्टर जो WHO के महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियास, इनको जो है तुलसी भाई कहकर यहाँ पर संबोधित किया है। और ये यहाँ पर जो गांधीनगर गुजरात में परंपरागत औषधि के लिए जो वैश्विक सम्मेलन हुआ था वहाँ भाग लेने के लिए उपस्थित हुए थे। फिर देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है केरल राज्य ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की जो है वो शुरुआत की है। तो राज्य का पहला जो है वहाँ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है जो कि वहाँ पे तिरुवनंतपुरम के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। और देखिए स्वामित्व योजना, तो स्वामित्व योजना क्या है कि हाँ, इसमें क्या किया जाएगा कि जो सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो फार्म्स होते हैं, जो विलेजेस होती हैं, उनकी मैपिंग वगैरह की जाएगी। तो वो स्वामित्व योजना है। और इसका पूरा नाम आप ध्यान रखिएगा, स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिम्फेटिक फिलेराइसिस को किस वर्ष तक समाप्त करने की प्रतिबद्धता यानी टारगेट जारी किया है। तो 2027 तक जो है इस बीमारी को हम भारत में ख़त्म कर देंगे, इसका टारगेट यहाँ पर रखा गया है। अब चलते हैं हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी पर। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर यही है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। याद रखिएगा कि चांद पर पहुंचने वाला भारत पहला देश नहीं है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। तो ये बात काम की है। 23 अगस्त को क्योंकि हमारा जो है चंद्रयान मिशन लॉन्च जो है वहाँ पर लैंड किया है, लॉन्च नहीं हुआ है सॉरी, लैंड किया है। तो ये आपको 23 अगस्त वाली डेट याद रखनी है। 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को जो है इसको वहाँ पर लैंड हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो चंद्रयान मिशन है इसके अंदर जो है लैंडर है जिसका नाम विक्रम है, एक रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, और ऑर्बिटर इसके अंदर नहीं है। ऑर्बिटर का मतलब जो
चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है वो इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था उस समय जो ऑर्बिटर लॉन्च हुआ था वो सफल हो गया था। लैंडर हमारा सफल नहीं हुआ था, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो सफल हो गया था, तो ऑर्बिटर इस मिशन के अंदर नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके अलावा जहाँ पर ये लैंड हुआ है, यानी कि जहाँ इस लैंडर ने जो मून की जो सतह है जहाँ टच किया है, उस पॉइंट का नाम जो है वो शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर भारत जो है अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो है वो चौथा देश बन गया है। ये काम की बात है। फिर देखिए कि इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के तहत लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है, ये आपको पता है। और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3 M4, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है? LVM-3 M4, और 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर रोवर को घुमाना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग जो है वो देखना। तो ये हो गई बात काम की यहाँ पर। अच्छा, 6 पहियों वाला जो रोवर प्रज्ञान है, चलते समय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप जो है वो चंद्रमा पर छोड़ेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और पानी और बर्फ़ की खोज करेंगे, ये सारी बात तो हमने देख ही ली थी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है अल्फ़ा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग रासायनिक संरचना जाँचने के लिए किया जाएगा। लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप का लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना निर्धारित करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और रंभा एलपी, इसका जो है चंद्रमा की सतह पर जो प्लाज्मा है उसके घनत्व को नापने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो चंद्रमा का एक दिवस है वो पृथ्वी के 14 दिन के समान होता है, तो ये हमको थोड़ा-सा यहाँ जो है बात ध्यान रखने वाली थी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसरो प्रमुख कौन है? अभी एस सोमनाथ है। मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मोहना कुमार है। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पी वीर मुथुवेल जो है वो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। मिशन डायरेक्टर कौन है? मोहना कुमार। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? पी वीर मुथुवेल हैं। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 23 अगस्त को हमने नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है, और जो टचिंग पॉइंट है उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है, और जो चंद्रयान-2 था उसका नाम क्या रखा गया है? तिरंगा रखा गया है। तो ये हो गई जो है चंद्रयान-2 से रिलेटेड सारी बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है, आप देखिए, अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च करेगा विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट। तो स्काईरूट एरोस्पेस के बाद चेन्नई में एक कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, और ये जो है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है उसको लॉन्च करने वाला है। और इसका नाम जो है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल जो है डिमॉन्स्ट्रेटर सॉर्टेड करके जो है इसको नाम दिया गया है। और ये सॉर्टेड जो है वो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है वो बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन लॉन्च कर रहा है इसको? तो अग्निकुल कॉस्मोस जो कि चेन्नई स्थित एक कंपनी है वो यहाँ इसको लॉन्च करेगा, और ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट होगा। तो नाम ध्यान रखिएगा, किसने लॉन्च किया ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं जो हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी या डिफेंस टेक्नोलॉजी है वहाँ पर। तो देखिए, स्वदेशी मिसाइल है अस्त्र, इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो अस्त्र जो है इसका जो है हल्के लड़ाकू विमान जिसको हम तेजस बोलते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आपको पता है कि ये भारतीय तकनीक से बना हुआ स्वदेशी जो है एलसी है जिसका नाम क्या है? तेजस है। तो तेजस से जो है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और इसको जो है 20,000 फीट की ऊंचाई पर जो है इसका परीक्षण किया गया था। अस्त्र एक जो है बीवीआर है, बीवीआर मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज है, और हवा से हवा में मार करने वाली ये एक मिसाइल है। और इसका जो है एलसीए के थ्रू जो है इसको हमने टेस्ट भी यहाँ पर किया है। तो अस्त्र के बारे में ध्यान रखिएगा। एयर टू एयर ये एक मिसाइल है जिसका कि जो है वह भी प्रक्षेपण किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है, मैंने आपको ये तो पहले ही बता दिया था, ईरान ने जो है मोहजेर 10 नाम का जो है ड्रोन लॉन्च किया है। तो ये मोहजेर 10 आपसे पूछ लेंगे कि ये क्या है। पहली बात तो ड्रोन है, और किसका है? तो ईरान का है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत अभी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस विंध्यागिरी जो है वो लॉन्च की गई है। तो देखिए प्रोजेक्ट 17A जो है ये शिवालिक क्लास की फ्रिगेट का अनुवर्ती है, और इसके अंदर जो है अ, इसके अंदर जो है 6 तरीके के जो हमारे आईएनएस है उनको लॉन्च किया गया था। वो 6 आईएनएस कौन कौन से हैं? ये छठा आईएनएस है, आईएनएस विंध्यगिरी। इससे पहले 5 लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि पहला था नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। तो ये 5 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, और छठा कौन सा है? विंध्यागिरी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसको अभी लॉन्च किया है, छठा नौसैनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है। अच्छा, स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि जो भी आपका वेसल है या मान लीजिए एयरक्राफ्ट भी अगर है तो वो रडार के अंदर जो है वो नहीं आता। ऐसे केमिकल का उसके ऊपर लेप किया जाता है कि उसमें जो वो रेज़ हैं वो पास आउट नहीं होती हैं, और रडार के अंदर जो है इसको डिटेक्ट नहीं किया जाता।
तो अब देखिए इसमें प्रोजेक्ट 17 अल्फा, ए मतलब अल्फा, इसके तहत जो छठा नौसैनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है उसका नाम क्या है, तो आईएनएस विंध्यागिरी है। इससे पहले 5 जो युद्धपोत थे उनका नाम था नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने, पांचों के नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है वो पूछ ले प्रोजेक्ट 17A के तहत में और कौन सी आईएनएस लॉन्च हुई है, तो सबके नाम आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में अगर और चीज़ें अगर आप पढ़ें तो इसकी गति जो है वो 59 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और वॉरफेयर स्वीट इसके अंदर शक्ति लगी हुई है, और एंटी वॉरफेयर के लिए 478 सेल वाला वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी जो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं हमारे आर्थिक परिदृश्य पे, देखते हैं टाइम कितना है हमारे पास में। तो टाइम तो अभी है, तो हम आर्थिक परिदृश्य को भी आज ही पढ़ लेते हैं। तो आर्थिक परिदृश्य की पहली खबर क्या है, अब देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक परिदृश्य में पहली खबर क्या है, तो जल शक्ति जो हमारा मंत्रालय है उसने माइक्रो इरिगेशन संबंधी जो योजनाएं हैं उस पर अपनी एक गणना रिपोर्ट जो है वो जारी की है। तो ये उनकी छठी गणना रिपोर्ट है। इससे पहले ये जो रिपोर्ट थी ये 2012-13 के अंदर, सॉरी 13-14 के अंदर जो है वो लास्ट लाई गई थी कि भाई हमारे यहाँ पर माइक्रो इरिगेशन या फिर सूक्ष्म सिंचाई जो है वो कहाँ कहाँ पर कितनी हो रही है, इसकी पूरी गणना की गई है। पूरा जो है एक रिपोर्ट इस पर तैयार की गई है। तो ये जो अभी रिपोर्ट है ये लेटेस्ट रिपोर्ट है और छठी रिपोर्ट है, 6th रिपोर्ट है, 2023 की है। और इसमें जो है कई सारी बातें यहाँ पर बताई गई है कि भाई यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई की परियोजनाएं हैं वो कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में है। और ग्राउंड वाटर की सबसे ज़्यादा स्कीम कहाँ पर है, वो भी उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। सतही जल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो इसकी योजनाएं कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। और इसके बाद में देखिए कि यहाँ पर जो है लघु सिंचाई के अंदर जो है इस बार वृद्धि देखने को मिली है, और लघु सिंचाई योजना में खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा अधिक है। इसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल और मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल जो है वो इसके अंदर है। और महाराष्ट्र कुएं खोदने, सतही प्रवाह और सरफेस लिफ्ट योजनाओं में अग्रणी राज्य यहाँ पर रहा है। अब इस पर कोई क्वेश्चन पूछेंगे संभावना बहुत कम है, लेकिन हाँ एक रिपोर्ट दी गई है तो उस रिपोर्ट के अनुसार हमको चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी और इसमें कोई भी इतनी खास बात नहीं है। तो यहाँ देखिए जो सेंसस है उसके बारे में है, 2013-14 में जो है लास्ट बार ऐसी रिपोर्ट जो है वो आई थी, और अभी जो है 2023 के अंदर जो है 6th सेंसस इसके ऊपर आया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, पेट्रोलियम कार्गो के निर्यात के लिए IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया व NRL के मध्य जो है वो MOU साइन हुआ किया गया है। तो आप देखिए कि बांग्लादेश तक जो है पेट्रोलियम पहुंचाने के लिए जो हमारा यहाँ का इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने, और जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है उन्होंने आपस में जो है वो एक एग्रीमेंट जो है उस पर साइन किया है। और इसमें आप देखिए कि भारत जो है इसका उद्देश्य क्या है, भारत जो है एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देने के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को सशक्त बनाना जो है इसका प्लान है। और पेट्रोलियम के जो उत्पाद है उनके परिवहन के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है, नेशनल वाटरवेज 2 जो है, जो कि भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का जो है उसको यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा कि नेशनल वाटरवेज 2 और जो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है इसके माध्यम से अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को सक्षम किया जाएगा, और पूर्वोत्तर के लिए हाइड्रोकार्बन जो विज़न है हमारा उसको पूरा करने में भी ये सहायक रहेगा। इससे बांग्लादेश और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो पेट्रोलियम उत्पाद है उनका निर्यात जो है वो किया जा सकेगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है पेट्रोलियम कार्गो के निर्यात के लिए किया गया है, किसके बीच में है, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरा नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है उसके बीच में। तो ये क्या करेंगे कि बांग्लादेश और आगे जो हमारा जो ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज़ आते हैं वहाँ पर जो है वो पेट्रोलियम के उत्पाद पहुँचाने में ये हेल्पफुल रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, HSBC इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी की जो है वो शुरुआत की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली IIT बॉम्बे और जो ऐसे HSBC इंडिया है उन्होंने आपस में जो है एक रणनीतिक गठबंधन किया है, स्ट्रैटेजिक अलायंस किया है, जिसके के तहत जो हाइड्रोजन उत्पाद है उनका जो भंडारण है, परिवहन है और जो उपयोग है उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो ये इसमें इतनी बात है, कोई विशेष एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। फिर देखिए जो GST है, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर है, उसके विधेयक तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक जो है संशोधन विधेयक यहाँ पर लाया गया है, और इसमें कुछ काम का हो तो मैं आपको देखती हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि जो इसमें जो संशोधन किया गया है उसमें जो ऑनलाइन गेमिंग जो है उसमें भी जैसे बेटिंग वगैरह के अंदर जो GST लगता है वही ऑनलाइन गेमिंग पर भी लगाया गया है, और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ है कि भाई 28% जो आप बेटिंग वगैरह पे लगाते हो, यानी कि आपने गेमिंग को भी जो है वो सट्टेबाजी जो होती है उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो उसको लेकर के काफ़ी यहाँ पर जो है
बातें भी हुई थी, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर जो है इसके प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग का अर्थ होगा इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम उपलब्ध कराना, और उससे मनी गेमिंग जो है वो भी उसमें शामिल की गई है। और इसमें ऑनलाइन गेमिंग को अलग करके 2017 के अधिनियम में संशोधित करेगा। और जीएसटी परिषद ने संपन्न अपनी 50वीं बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% कर लगाने की सिफारिश की थी। तो ये इसके अंदर जो है वो पूरी बात है। फिर देखिए नेक्स्ट है एनएलसी, यानी कि जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का ये जो कंपनी है नवरत्न कंपनी, उसने राजस्थान के साथ दीर्घकालिक विद्युत उपयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे ये लोग क्या करेंगे कि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ में एक समझौता हुआ है, और राजस्थान का जो बीकानेर जिले का बरसिंहसर है वहाँ पर 300 मेगावाट का सौर परियोजना क्षमता जो है उसको क्रियान्वित यहाँ पर इसके तहत किया जाएगा। तो ये इसमें भी इतना ही एक ही फैक्ट काम का था, बाकी इसमें कोई विशेष चीज़ है नहीं। फिर है भारतीय रेल में 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना, ये भी काम का नहीं, इसको आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। फिर देखिए बाढ़ क्या है, तो बिहार स्थित बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उसको स्थापित किया गया है। तो ये बिहार के अंदर स्थापित किया गया है, एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, और बाढ़ एक जगह है वहाँ पर। फिर है पीएम ई बस सेवा, 3 लाख से अधिक योजनाओं के उत्तर पूर्वी बिहार शामिल किया गया है। तो ये देखिए, ये जो ई बस सेवा है ये इससे जो है 2030 तक ई बसों का दायरा बढ़ाकर 40% और 2070 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने में भी मदद मिलेगी। यानी कि ये जो ई बस जो सेवा है, इससे क्या होगा कि जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर इसको बनाया जाएगा, और इसमें जो है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत जो है जो शहर है उनके ढांचों को, बुनियादी जो ढांचा है वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, और कार्बन न्यूट्रलिटी को जो है अचीव करने में ये ई बस सेवा जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी। बस इसका इतना ही टारगेट है, यहाँ पर यही ध्यान रखना है। फिर देखिए ओएनजीसी विदेश को नवरत्न का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को अपग्रेड करके नवरत्न का यहाँ पर दर्जा दिया है। फिर है OIL बनी महारत्न कंपनी। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद अब जो है 13वीं जो है वो महारत्न कंपनी बन गई है, यानी कि 13 महारत्न कंपनियां अभी हमारे हिंदुस्तान में काम कर रही है, जिनके नाम यहाँ देखिए दे रखे हैं, जैसे बेल है, BPCL है, कोल इंडिया है, गेल है, HPCL है, NTPC है। तो ये सब क्या है, तो ये महारत्न यहाँ पर कंपनियाँ हैं। फिर देखिए करंट जो हमारे वन लाइनर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व ऑटोमोबाइल उद्योग में कौन से पायदान पर पहुंच गया है, तो अब ऑटोमोबाइल का जो क्षेत्र है उसमें भारत जो है वो तीसरे पायदान पर यहाँ पर पहुंच गया है। फिर देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट है, हाँ, रूस के आर्कटिक क्षेत्र के किस बंदरगाह पर 2023 के पहले 7 महीनों में इसके कुल 8 मिलियन टन कार्गो में भारत की हिस्सेदारी 35% थी। तो रूस का एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, मरमस्क बंदरगाह। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर रूस के बंदरगाह का नाम क्या है, मरमस्क बंदरगाह इसका नाम है। भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड किसकी सहभागिता से लॉन्च किया है, तो ये मैरियट बोनवाई नाम की जो कंपनी है उसके सहयोग से जो है ये पहला ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र खोलने का निर्णय किया गया है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 स्टेशनों पर खोले जाएंगे। तो ये कब से ये योजना लागू की जाएगी, तो 24 अप्रैल 2018 से इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा मेगा ऑयल पाम वृक्षारोपण अभियान जो है, इसकी अवधि कितने राज्यों में इसको लॉन्च किया जाएगा, तो ये पाम ऑयल के लिए 11 राज्यों में इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत ने B2 शिखर सम्मेलन 2023 के समापन समारोह में 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्राज़ील को जो है अब इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। इंडोनेशिया से हमने अध्यक्षता ली थी, 2023 की भारत ने करी है, और 2024 की जो है वो ब्राज़ील यहाँ पर जो है वो अध्यक्षता करेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा 3 टॉपिक्स हमने आज कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ेंगे, और फिर फर्दर ऑन जो हमारी मैगजीन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। लेकिन अभी तो हमारा 33 मिनट्स ही हुआ है, तो 40 मिनट्स तक का तो आई थिंक वीडियो आप झेल सकते हैं, और अभी तो एग्ज़ाम भी है तो आप झेल लेंगे, तो मैं अपना थैंक यू वापस लेती हूँ। प्रादेशिक परिदृश्य भी चलिए आज ही करते हैं, वरना फिर कल शाम तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो रात को ही वीडियो अपलोड हो पाता है। तो बना भी रात को ही पाती हूँ, अब एडिट भी नहीं होता मुझसे, तो इसीलिए अब इसको जो है आज ही कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। उसके बाद
जो है आगे और देखेंगे। तो देखिए जो प्रादेशिक परिदृश्य है उसमें पहली खबर देखिए यहाँ पर नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स। अभी हमने पीछे पढ़ा था नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स के बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान को उत्तर प्रदेश के साथ में तीसरा अवार्ड जो है यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या काम की बातें हैं। तो राजस्थान यहाँ तीसरे स्थान पर है नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स के अंदर, और उत्तर प्रदेश के साथ में संयुक्त रूप से हमको यह पुरस्कार दिया गया है। हमारी कौन सी सिटी इसमें इंक्लूड की है, तो उदयपुर को स्मार्ट सिटी ने 3 अवार्ड जिता करके जो है वो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया है। तो ये तो प्रथम स्थान छोड़िए, उदयपुर जो है वो इसके अंदर इस कैटेगरी में शामिल हुआ है, ये ध्यान रखना है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंदौर जो है वो पहले स्थान पर आया है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो है वो उदयपुर जो है यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर आया है। राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्थ जोन कैटेगरी में उदयपुर को स्मार्ट सिटी कंपनी पहले पायदान पर है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। फिर देखिए सेकंड है जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो है उसका 9वां जो सम्मेलन था वो भारत के उदयपुर के अंदर जो है भारत या राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ आप जानते हैं कि ऐसे देश जो कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते हैं। तो वहाँ के उन देशों की जितने भी पार्लियामेंट्स हैं उनका जो सम्मेलन था वो सबसे बड़ा सम्मेलन है ये, और इसका आयोजन जो है वो पहली बार राजस्थान में किया गया और राजस्थान के उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का थीम देखिए क्या था, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज। ठीक है, इसका उद्देश्य तो आप देखिए सेम वही चीज़ है, आपसी चर्चा करना वगैरह वगैरह। तो इसमें जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। उसके अलावा देखिए कि सीपीए का उद्देश्य जो है प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाना है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी, यानी कि जो सीपीए जो हम पढ़ रहे हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1911 के अंदर इसको जो है वो स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान स्वरूप 1948 में जो है वो सामने आया है, और 180 से अधिक विधानमंडल इसके सदस्य हैं, और भौगोलिक दृष्टि से यह 9 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। और इसका भी जो चेयरपर्सन है वो कौन है, तो इनका नाम है इयान लिडेल ग्रेंजर। तो इयान आप ध्यान रखिएगा, इयान जो है वो इसके जो है चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये तो काफ़ी अभी चर्चा में है कि राजस्थान में जो 50 नए जिले बन गए हैं, 10 संभाग बन गए हैं, तो उनके बारे में कुछ डिमार्केशंस यहाँ पर दी गई है, और 7 अगस्त 2023 को इनको सृजित किया गया है। अब देखिए नवीन गठित या पुनर्गठित जो जिले हैं, तो श्री गंगानगर और बीकानेर जिलों के पुनर्गठन से जो है अनूपगढ़ जो है वो बनाया गया है नया जिला, और बालोतरा जो है वो बाड़मेर जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। डीडवाना कुचामन जो है वो नागौर से लिया गया है। डीग जो है वो भरतपुर से लिया गया है, फलौदी जोधपुर से, और जोधपुर ग्रामीण जोधपुर जिले के पुनर्गठन से, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर करौली जिले के पुनर्गठन से लिया गया है। अच्छा, मैंने जहाँ अंडरलाइन किया है वो एक से ज़्यादा अगर कोई जिला है, जैसे कि मान लीजिए बालोतरा बाड़मेर से लिया है, इसमें आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। डीडवाना कुचामन जो है वो नागौर से लिया है, डीग भरतपुर से लिया है, फलौदी जोधपुर से लिया है, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर से लिया है। लेकिन अब देखिए गंगापुर सिटी पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सवाई माधोपुर और करौली से इसको लिया गया है, तो 2 जिलों से इसको निकाल करके बनाया गया है। अनूपगढ़ जो है वो श्री गंगानगर और बीकानेर से है, हनुमानगढ़ से नहीं है, श्री गंगानगर और बीकानेर से है, तो ये ध्यान रखना है। दूदू जो है वो जयपुर से है, जयपुर ग्रामीण जयपुर से है। कोटपुतली बहरोड जो देखिए जो है जयपुर और अलवर से है। खैरतल तिजारा अलवर से है, और यहाँ पर नीम का थाना जो है वो सीकर और झुंझुनू से है। ब्यावर जो है अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से। सबसे ज़्यादा जो है ब्यावर जो है 3-4 जिलों को जो है यहाँ कवर कर रहा है, अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा। केकड़ी जो है अजमेर और टोंक से लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जहाँ अंडरलाइन किए हैं उनको विशेष रूप से आप जो है आपको यहाँ पर याद करने हैं। फिर देखिए संभाग कितने हैं हमारे, तो पहले 7 संभाग हुआ करते थे, अब टोटल 10 हो गए हैं। तो इनमें से आप 3 संभाग देखेंगे, जैसे कि 2 संभाग ये हैं, एक तो जयपुर और एक अजमेर। यहाँ पर जो है जिलों की संख्या 7-7 हो गई है। जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू, कोटपुतली बहरोड, दौसा, खैरतल तिजारा और अलवर। सीकर की बात करें तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। बीकानेर में अगर बात करें तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जो है वो इसमें इंक्लूड है। अजमेर की बात करें तो अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर भरतपुर की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डी गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। कोटा में तो आपको पता है हाड़ौती वाला ही क्षेत्र है। जोधपुर में भी जो है वही वाले क्षेत्र हैं जो पहले थे। पाली के अंदर देखेंगे तो पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। आपको पता है सांचौर भी अलग कर दिया है, तो सांचौर और सिरोही है।
उदयपुर की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलेमपुर। और बांसवाड़ा की बात करें तो इसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इसमें शामिल हैं। और आप जानते हैं कि ये जितनी भी जो सिफारिश है वो राम लुभाया जो आईएएस हैं उनके तहत जो है समिति को बनाया गया था और अभी इस समिति का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो उनके कहने पर जो है या उनकी जो सिफारिशें हैं उनको मंजूर करते हुए इन जिलों का जो है वो गठन किया गया था। और इसमें काम की बात ये है कि 2008 में जो है हमारा नवीनतम जो ज़िला है वो प्रतापगढ़ बना था, जो लेटेस्ट था उस टाइम का। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है वेब माई वे सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो राज्य सरकार ने वेब माई वे टूल को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड से सम्मानित किया है और ये इनको एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में इस कंपनी को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। राजकीय क्षेत्र में अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है वेब माई वे, जिससे किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। तो ये वेब माई वे के बारे में कुछ चीज़ें थी। और फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना को लेकर के, जिसका कि शुभारंभ 2023 में किया गया है और 11 अगस्त 2023 को लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना को स्टार्ट किया गया है। और इसमें इन्होंने कहा है कि 3000 लोक कलाकारों के खाते में 5-5 हज़ार डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे। लोक कलाकारों को वाद्य यंत्र और जो लोक कलाकार जो प्रोत्साहन कार्ड है वो प्रदान किया जाएगा और उनको वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो मैं जो अभी पीछे आपको बता रही थी कि विश्वकर्मा योजना में 5,000 रुपये दिए जाएंगे, तो वो मेरे गलती से मुँह से निकल गया। वो जो है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन जो योजना है उसके अंदर ये जो है ये राशि दी जाएगी 5,000 रुपये की, ताकि वो जो है अपने वाद्य यंत्रों को जो है लोक कलाकार खरीद सकें। जो फोक जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए ये योजना है और 11 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। 5,000 रुपये डीबीटी किए जाएंगे, 3,000 लोक कलाकारों को इसके अंदर जो है वो सेलेक्ट किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। फिर देखिए एनएचएम राजस्थान व अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जपाइगो के बीच जो है वो एमओयू किया गया है। तो ये जो है इस एमओयू का उद्देश्य है प्रदेश में संचालित गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाना। तो राजस्थान देश में इन सेवाओं का डिजिटलाइजेशन व रियल टाइम मॉनिटरिंग करने वाला पहला राज्य होगा और प्रारंभिक चरण में बूंदी, करौली और उदयपुर को जो है वो इसके अंदर लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है राजस्थान का एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ जो मिशन है और उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जपाइगो, उसके बीच में एमओयू हुआ है कि हम जितना भी हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ की, तो उन सबको जो है हम यहाँ पर डिजिटलाइज करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2023 को किया गया और चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें 20 GB डेटा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सारी बातें हैं, ये तो आपको पता ही है स्मार्टफोन वाली। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो है वो राजस्थान को मिली 6 खेलों में राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेज़बानी। तो 6 खेल कौन कौन से हैं जिसके के अंदर मेज़बानी दी गई है? तो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2023-24 के लिए 67th जो नेशनल स्कूल गेम्स हैं उसका कैलेंडर जारी किया है और उसमें टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, वेट लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल और कबड्डी जो है इसकी मेज़बानी जो है वो राजस्थान को मिली है। तो ये पहला अवसर है जब प्रदेश में नेशनल स्कूल गेम्स जो है वो उनका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तो स्कूल गेम्स है तो इतना कोई विशेष नहीं है, लेकिन ठीक है यहाँ दिया हुआ है तो हमने एक बार इसको देख लिया है। फिर देखिए जन आधार योजना जो राजस्थान की है उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के जो जन आधार योजना, आपको पता है कि 10 अंकीय और 11 अंकीय जो है वो जन आधार कार्ड बनाए गए हैं, महिला उसके अंदर मुखिया है, ये सारी बातें आपने पढ़ी है पहले ही। तो उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत इस योजना को किया गया है। फिर देखिए कुछ प्रमुख संतों का जो पैनोरमा है उसका निर्माण किया गया है। तो हम डायरेक्ट पैनोरमा के बारे में ऊपर आते हैं। तो बीकाजी सोलंकी का पैनोरमा कहाँ है? देसूरी पाली में है। ईश्वरदास का पैनोरमा कहाँ है? तो जालीपा बाड़मेर में है। फिर देखिए रामसनेही संप्रदाय के जो संत हैं, आपको पता है रामसनेही संप्रदाय तो भीलवाड़ा के शाहपुरा में है, तो वहाँ पर इनका पैनोरमा लॉन्च किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल। तो इनका आयोजन जयपुर में 5 अगस्त 2023 को जो है वो किया जाएगा। अब इसमें खेल कौन कौन से हैं ये आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए ग्रामीण की अगर बात करें तो गाँव में सबसे ज़्यादा आप देखिए थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहली बात तो मैंने सारे बॉल जो हैं वो सारे हैं इसके अंदर, जैसे कि टेनिस बॉल, शूटिंग बॉल और वॉलीबॉल, फुटबॉल, ठीक है। एक इसमें अलग जो है वो है रस्साकशी, जिसको आप टग ऑफ वॉर कहते हैं इंग्लिश में। तो रस्साकशी इसमें बालिका वर्ग में होगा और उसके अलावा यहाँ पर है कबड्डी और एक कौन सी चीज़ रह गई, और एक है क्रिकेट और खो खो, ठीक है।
और अगर हम शहरी खेलों की बात करें तो वही कबड्डी, टेनिस बॉल और खो-खो, वॉलीबॉल और इसके अलावा यहाँ पर जो है एथलेटिक्स यहाँ पर अलग से है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एथलेटिक्स जो है वो कहाँ पर है, तो शहरी खेलों में है, गाँव के खेलों में एथलेटिक्स नहीं है। और बास्केटबॉल यहाँ पर है और बास्केटबॉल जो है वो भी यहाँ पर जो है ग्रामीण खेलों के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। तो 7-7 खेल हैं दोनों के अंदर और इसकी किसी भी ट्रिक से आपको जो है वो याद करना ही करना है इसको, तो वो ध्यान रखिएगा। आप कैसे याद करना है वो आप जानें, लेकिन आपको इसके सारे खेलों के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो आर्टिकल है वो है G20 व्यापार व निवेश कार्य समूह की बैठक। तो G20 के जो निवेश यानी कि व्यापार और ट्रेड की जो बैठक है वो जयपुर में आयोजित की गई है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैसे मैं पढ़ाते वक्त बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। CPA की बैठक जो है वो जो हमने पीछे पढ़ी वो तो हुई है उदयपुर में, और G20 के जो निवेशकों की बैठक है, ट्रेडर्स की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई है, तो वो जयपुर में हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो देखिए धौलपुर करौली जो है वो राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। तो पहले 4 कौन-कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं। पहले 4 है रणथंभौर, हमने पढ़ा है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है और रामगढ़ विस्तारी है जो भी लेटेस्ट बना था। तो अब 5वां बनाने की तैयारी है जो कि होगा धौलपुर करौली के अंदर, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। धौलपुर करौली के अंदर 5वां जो है हमारा टाइगर रिजर्व, इसको मंजूरी दी गई है और ये हमारे 5वां जो है वो टाइगर रिजर्व होगा और भरतपुर संभाग का दूसरा टाइगर रिजर्व ये होगा। तो ये काम की बात थी। और पहला कौन सा है भरतपुर संभाग का, तो वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में हमको। और क्या काम की बात है इसमें? अच्छा, एक और जो है प्रस्तावित है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को भी 4 अगस्त को एक सैद्धांतिक मंजूरी मिली है और कुंभलगढ़ में जो है इतने स्क्वायर किलोमीटर में, तो इसमें कुंभलगढ़, अरावली, टोडगढ़ का क्षेत्र जो है वो शामिल होगा। तो कुंभलगढ़ का भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, राजसमंद के अंदर है। हालाँकि अभी तो आपको 5 ही नाम ध्यान रखने हैं कि कौन-कौन से हैं, तो 4 तो आपको पता ही है और 5वां कौन-सा है, धौलपुर करौली है यहाँ पे। फिर देखिए कि वनस्थली विद्यापीठ को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो महिलाओं के प्रतिष्ठित ये एक मतलब जो है आवासीय शैक्षणिक संस्थान है, आपको पता ही है, हॉस्टल्स होते हैं यहाँ पर। और हीरालाल शास्त्री की जो बेटी थी शांता, उनके नाम पर जो है इसको बनाया गया था। और सारी बातें तो आपको पता ही है इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड, वनस्थली विद्यापीठ। और ठीक है, इतनी ही बातें काम की है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है। तो आपको पता है कि 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि हम टीबी को जो है वो ख़त्म कर देंगे। और इस बार जो है 2022 में टीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने पर रजत पदक पदक प्राप्त करने वाले 12 भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर जिला कलेक्टर को सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो टीबी मुक्त अभियान के बारे में थोड़ी सी आप जो खबरें हैं वो ध्यान रखिएगा। निक्षय ऐप भी हमने इसके लिए लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि विश्व के 26% टीबी के जो मरीज़ हैं वो भारत में हैं और 6% उसके अंदर राजस्थान के अंदर है। और राज्य सरकार ने जो है लक्ष्य रखा है 2025 तक जो है हम टीबी मुक्त जो है वो भारत राजस्थान को बना देंगे। तो हमारा 2025 तक का लक्ष्य है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए राजस्थान के 55 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास जो है वो उसका किया जाएगा। और आपको पता है कि ये हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि जो है अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की गई है, जिसके के अंदर जो रेलवे स्टेशन है उनको दोबारा से जो है हेरिटेज लुक जो है यहाँ पर दिया जाएगा। अब बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, कितने नाम आप ध्यान रखेंगे, तो इतनी योजना का नाम ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के कितने स्टेशन को चुना गया है, तो 508 स्टेशन को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, इतना ध्यान रह जाए बस बहुत है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। ये क्या है, तो ये देखिए कि हमारा जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया स्वतंत्रता दिवस पर। और इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे होते हैं उनको गुड टच और बैड टच के बारे में अवगत करवाना। तो याद रखिएगा अभियान का नाम है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अवगत करवाना। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को लेकर के। इसको 15 अगस्त 2023 को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही लॉन्च किया गया। और बजट में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े जो परिवार हैं उनके लिए इस योजना को लागू किया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है हमारे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, नाम ध्यान रखना है बस। शीन काफ निज़ाम जो है उनको पहली बार जो उर्दू अकादमी है उनके द्वारा फेलोशिप दी जा रही है। यानी कि अब देखिए कि हम जो है पहली बार फेलोशिप दी जा रही है इतने सालों बाद में, तो ये थोड़ा नाम ध्यान रखना जो है जायज़ बनता है। शीन काफ निज़ाम है, इनको जो है पहली बार उर्दू साहित्य जो अकादमी है उसके द्वारा फेलोशिप का सम्मान जो है वो दिया जाएगा।
फिर देखिए नेक्स्ट है कि हमारा जो नाथद्वारा की पिछवाई है और जो जोधपुरी बंदेज है, उन उसके सहित 5 जो कलाएँ हैं उनको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। जीआई टैग आप समझते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और क्योंकि राजस्थान से